नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और आपका मेरा चैनल पे स्वागत है। तो आज से मैं ग्रेजुएशन का एक तरह से ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स का एक तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड सेमेस्टर का पेपर 3। ऐसा क्यों, सेकंड सेमेस्टर का ही क्यों? अभी जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है और जितना मैं एजम्पशन कर रहा हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होगा और उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक, और अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं देखना होगा तो आपको एक मेरे वीडियो में डिवीजन मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट आप उस मतलब एक तरह से चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक तरह से ग्रेजुएट हूं और एक ग्रेजुएशन को पढ़ाने के लिए एक पीएचडी टीचर मस्ट रहता है। लेकिन जहां से मैं भी पढ़ा हूं या बीबीएम के में टीचर्स की बहुत कमी है और स्टूडेंट्स लगभग ट्यूशन नहीं पढ़ सकते। लगभग जो भी है वो अपना गेस्ट पेपर से काम चलाते हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं एक तरह से प्रोफेशनल नहीं हूँ इसमें। जहां तक हो सके मैं अपने ट्राई करूंगा कि गलत नहीं पढ़ाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, रियल नंबर सिस्टम, शुरू करते हैं। तो पहले रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर नॉर्मली किससे बना? रैशनल और इररेशनल एक कलेक्शन से आपका रियल नंबर बना। इमेजिनरी नंबर जो जिस आयोटा जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर ये हो गया, तो ये सब रियल नंबर में नहीं आता। वो एक तरह से इमेजिनरी नंबर एक अलग ही हो गया। तो रियल चैप्टर का नाम है रियल नंबर सिस्टम। दो डिवीजन है, रैशनल और इररेशनल। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक ना? अब हम लोग इस चैप्टर में लगभग एक्सियम्स पढ़ेंगे, एक्सियम्स और कुछ थ्योरम्स हैं। तो एक्सियम्स क्या हुआ? वैसा प्रिंसिपल जिसको हम लोग ट्रू सही मान ले रहे हैं वो एक्सियम हो गया। ठीक, अब अगर रियल नंबर का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रियल नंबर अब ग्रेजुएशन में आ गए तो सिर्फ रियल नंबर ऐसा नहीं बोलेंगे कि रियल रैशनल और इररेशनल है। डेफिनेशन ऐसे अगर पूछा जाए, नॉर्मली आएगा नहीं कभी एग्जाम में लिखने में, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। ये थोड़ा मतलब समझाने के लिए छोड़ा था जगह। तो रियल नंबर क्या है? यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट दैट इज रैशनल एंड इररेशनल। हम लोग डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि रैशनल और इररेशनल क्या होता है। तो रैशनल जो P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5 6 0 -1 2 3 4 5 6, उधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना? अब Q नॉट इक्वल टू 0, Q अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होता है? 1/0 इज क्या होता है? अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको। और P और Q को प्राइम होगा। P और Q क्या हो जाएगा? को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या होता है कि जैसे 1/2 है तो ये क्या रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर है। कैसे? दोनों इंटीजर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 और 2 क्या है? को प्राइम है। तो सवाल वही रह गया कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम मतलब 1 का फैक्टर क्या क्या है? 1। 2 का फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? 2 और 1। कॉमन क्या है? 1। वैसा दो नंबर जिसमें 1 एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा, 1 ये गिनती में 1 नहीं, कॉमन फैक्टर होगा, तो वैसा ही नंबर क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। मतलब अब 4/16 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 1/4 रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 का कॉमन फैक्टर 1 है। 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 4, तो सॉरी कॉमन फैक्टर बोला, फैक्टर जो है। अब कॉमन क्या हो गया? 1 हो गया। तो कॉमन 1 हो गया, इसका मतलब क्या कि को प्राइम है। ठीक, ये तो हो गया थोड़ा मतलब निचला क्लास का सब कुछ, मतलब एक तरह से रिवीजन हो गया। मेन क्वेश्चन हो गया कि डिसजॉइंट सेट क्या है।
यूनियन क्या है? पहले तो हम लोग समझते हैं यूनियन क्या है। तो एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 3 4 5। ठीक, सेट सेट तो समझ में आ रहा है कि मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, सेट ए सेट बी। अब यूनियन का मतलब होता है ऐसा, और अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो ऐसा। ठीक, ये सब आ जाए। ठीक, मतलब दोनों मिला के यूनियन, उसका यूनियन ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे रहता है। तो ए यूनियन बी हो क्या जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब हम 3 दो बार क्यों नहीं लिखते? क्योंकि रिपीट नहीं होता। मतलब कोई सिमिलर चीज है, अगर -3 रहता तो वो लिखते, लेकिन सेम चीज रिपीट नहीं होता। तो ये तो हो गया यूनियन। अब एक और देख लेते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो वही ए क्या था 1 2 3, और बी क्या था 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या है दोनों में? ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी 3 हो जाएगा। अब अभी भी जो डेफिनेशन था उसमें डिसजॉइंट सेट का कोई भी क्लियरेशन नहीं दिया है, नहीं दे रहा हूं। ए अगर है 1 2 3 और बी है क्या 4 5 6। ठीक, तो इसमें क्या बोला? यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या हो गया? तो डिसजॉइंट सेट हो गया जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, बंद कर दो, पॉज मारो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है, तो क्या कोई कॉमन है? तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या था कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट दैट इज रैशनल एंड इररेशनल। मतलब दोनों का ही एलिमेंट्स अलग अलग होगा। मतलब जैसे अगर रैशनल नंबर 1 है तो 1 क्यों है? क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। √2 1.414 कुछ और आता है, तो इसको हम लोग एक तरह से इररेशनल है। अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग? जब यूनियन करेंगे क्या कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा? या √3 है तो √3 और 1, या 3 और √3 में क्या कोई कॉमन चीज है? नहीं है, है ना? तो ये हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आता है एक्सियम। ये एक तरह से अभी पढ़ेंगे, तो एक्सियम पे अभी बताएं कि क्या होता है। वैसा प्रिंसिपल जिसको हम लोग मान लिए कि वो ट्रू है, सही है। तो हम लोग कुछ एक्सियम्स देखते हैं, तो पहला एक्सियम है कि लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि अगर एक रियल नंबर, अगर ए रियल नंबर है और बी भी दूसरा रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर है, तो ए प्लस बी भी रियल नंबर देगा। इसको क्या मतलब, ये आई थिंक 7 8 में हर एक सीबीएसई आईसीएसई जैक सब में ही ये प्रॉपर्टी रहता है। हिंदी में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं नहीं पता हमको। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब हिंदी में मैथ्स में क्लोजर का क्या हो मतलब होता है, तो वो जो भी जैक बोर्ड्स हैं उसके लिए सॉल्व। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया पहला इसका एक्सियम, मतलब लॉ ऑफ एडिशन का। दूसरा क्या है कि अगर ए और बी रियल नंबर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। तो ये क्या दे देगा? नॉर्मली ग्रेजुएशन में लगभग लिखने का काम रहता है। मतलब अब सेकेंड सेमेस्टर में समझ लीजिए, अब लगभग कोई डिवाइड इनटू, लगभग बहुत रेयर केस में रहता, लगभग थ्योरी लिखना रहता है। मतलब मैथ्स, मतलब अब फिजिक्स जैसा नहीं लिखना रहता, लेकिन लिखना रहता है। तो इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया दूसरा एग्जाम। तीसरा एग्जाम, ए फॉर एग्जाम, जो A1 A2 तो पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम। अब क्या है, तीसरा एग्जाम क्या है कि अगर और एक रियल नंबर c है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसका मतलब ये किस तरह का प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये तीसरा एग्जाम हो गया। अब देखते हैं चौथा एग्जाम। तो चौथा एग्जाम क्या बोलता है, तो चौथा एग्जाम बोलता है कि अगर कोई एक जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट मतलब ये कोई एक जीरो है, मतलब सेट का हम लोग बात कर रहे हैं अभी हम लोग, मतलब ये लगभग एक सेट का बात हो रहा है। तो सेट में हम लोग कोई भी डिजिट्स रहता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कोई भी एक जीरो है, सीधा सीधे समझ ले जीरो है, तो अगर a प्लस जीरो इज ए दे रहा है तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और a जो है वो बिलोंग कर रहा है R पे, मतलब वो रियल नंबर होना चाहिए। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं कि पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो उसका एक एडिटिव इनवर्स होता है। अब एडिटिव इनवर्स याद होगा कि a है तो एडिटिव इनवर्स माइनस a हो जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट साइन। अब जब जोड़ेंगे दोनों को तो जीरो देगा, तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। तो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में वैसे ही मतलब एक तरह से एक्सियम समझिए, m को मल्टीप्लीकेशन समझिए, वहां a को एडिशन समझिए। वो मतलब एक तरह से नॉर्मली हम लोग ऐसे ही 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि a बिलोंग कर रहा है r और b भी, मतलब दोनों रियल नंबर है, तो a इंटू बी जो कि क्या हो जाएगा, मतलब a इंटू बी ए बी देगा, तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। M2 देखते हैं। M2 क्या हो गया कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक C जो बिलोंग कर रहा R पे, तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये क्या दे दिया, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक यूनिट आइडेंटिटी होगा। यूनिट आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, यूनिट आइडेंटिटी मतलब होता है 1। तो अगर a इंटू 1 दे रहा है a, ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव जैसे a है तो 1 बाई a हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते थे a इंटू ये 1 दे देगा। जब भी 1 दे देगा मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो जाएगा। आखिरी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हो गया, मतलब दोनों का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। a इंटू बी प्लस सी क्या दे देगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक, या b प्लस सी इंटू ए दे देगा बी ए प्लस सी ए। ठीक, तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इतना जो भी हम लोग एक्सियम देखें, इतना एक्सियम अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है कोई भी आपका एक तरह से कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम, एल्जेब्रिक सिस्टम जैसे अभी हम जोड़ रहे हैं तो ये एल्जेब्रा ही हुआ, जैसे x प्लस वाई या a प्लस बी एल्जेब्रा ही हुआ ये, क्योंकि इसमें अननोन टर्म्स है। तो ऐसा अगर एक्सियम सबको ही अपना सेटिस्फाई कर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक फील्ड। ठीक, अब फील्ड क्या होता है, अभी मैंने बोला फील्ड का बात किया, तो फील्ड क्या होता है, तो फील्ड इज अ सेट ऑन विच एडिशन,
सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आर डिफाइंड। मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें हर ये चारों सेट, ये चारों मतलब ऑपरेशन एक तरह से डिफाइन किया जा रहा, तो वो फील्ड हो जाएगा। तो अभी फील्ड कौन था? कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम फील्ड होगा जब वो क्या करेगा, सारा हम लोग का एक्सियम एक तरह से क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक कि आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। आर एक ऑर्डर्ड फील्ड कब होगा? अब ऑर्डर्ड फील्ड मतलब क्या हो गया कि वो सब कुछ एक तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो ऑर्डर्ड फील्ड कैसे होगा? आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। मतलब ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या हो गया, जो अभी हम लोग कुछ उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब एक तरह से जो भी अभी देखेंगे जैसे ट्राइचोटॉमी, ये सब अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे रहा तो वो ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्राइचोटॉमी है ना। पूरा सिंपलर फॉर्म में समझाने का कोशिश करूंगा। अगर x और y बिलोंग करता है रियल नंबर, मतलब वो रियल नंबर है। ठीक, मतलब पहले तो मैं एक बार पढ़ देता हूं कि इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर, दो रियल नंबर है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स आइदर, मतलब कोई भी एक रिलेशन वो होल्ड करेगा, या तो x इक्वल टू वाई होगा, या तो x ग्रेटर देन y होगा, या x लेस देन y होगा। मतलब कि अगर x और y रियल नंबर है तो या तो x इक्वल टू वाई होगा, या तो x ग्रेटर देन y होगा, या तो x लेस देन y होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्राइसोटोमी। ठीक, अब अगला देखते हैं कि अगर x और y, ये फर्स्ट हो गया, अगर x और y रियल नंबर है तो इसका मतलब अगर ये हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि y भी लेस होगा। मतलब जैसे पहला जो हम बोले थे कि या तो ये होगा या तो ये, या वही अगर सेकेंड वाला जो बोलता है कि अगर x ग्रेटर देन y होगा तो फिर वो y नॉट इक्वल टू y इज नॉट लेस देन x नहीं होगा। ठीक, तीसरा देखते हैं कि तीसरा बोलता है कि वो मतलब x और y, मतलब हम लोग जान रहे हैं कि मतलब रियल नंबर है, तो अगर x लेस देन इक्वल टू y है और y लेस देन इक्वल टू x है, ठीक, ये दोनों है, तो क्या दे देगा? विच इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू वाई होगा। मतलब x बड़ा है या बराबर है y से, y बड़ा है या बराबर है x से, इसका मतलब क्या हो गया कि x और y बराबर है, सीधा सीधा। अब देखते हैं हम लोग चौथा जो है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, अब लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है कि अगर x y z बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, तीनों रियल नंबर है, तो x लेस देन इक्वल टू y होगा, y लेस देन इक्वल टू z होगा। ये दोनों अगर हो रहा है तो विच इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू z। तो ये हो गया लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नंबर, ये चौथा था, पांचवा नंबर 6 है। 6 इसमें आपका लॉ ऑफ ऑर्डर में 6 है, मतलब ये अगर 6 सेटिस्फाई कर दिया तो कोई भी आर एक ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड फील्ड होगा।
पांचवा देखते हैं कि पांचवा क्या है कि अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है और एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, वाई इसका मतलब क्या हो गया कि विच इंप्लाइज कि x प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू y प्लस जेड। ठीक, पांचवा क्या बोल रहा है कि अगर x y z रियल नंबर है, x लेस देन इक्वल टू y है, तो x प्लस जेड छोटा होगा या बराबर होगा y प्लस जेड से। इसका कन्वर्स एक है कि x प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू y प्लस जेड होगा, विच इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, जिसको हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी से भी जानते हैं। अब अगला है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलता है, छठा नंबर जो है, कि अगर y और z रियल नंबर है, ठीक, और y जो है छोटा है या बड़ा है z से, और x एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव नहीं है वो, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा एक्स जेड से। ये अगर 6 अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड किसके रेस्पेक्ट में, इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में, लेस देन इक्वल टू। ठीक, अब हम देखते हैं थ्योरम। पहला थ्योरम है कि द एडिटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक। मतलब आर में कोई भी अगर एडिटिव इनवर्स किया जा रहा है, मतलब आर अगर कोई नंबर 1 है, 2 है, तो इसका एडिटिव -2 है, तो ये क्या यूनिक है? बिल्कुल यूनिक है। बस इसको हमको प्रूव करना, पहले हम लोग बस दिखाते थे, अब प्रूव करना। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि बीटा 1 और बीटा 2 दो एडिटिव इनवर्स है। किसका? दो एडिटिव इनवर्स है अल्फा का। अब एडिटिव इनवर्स का क्या था कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। वही यहां पे लिखेंगे, बस सिंपल वही लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 0। ये एडिटिव इनवर्स है, एक तरह से हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, बस 2 से 3 लाइन का प्रूफ है ये, बस यही है कि अगर नहीं पता है तो नहीं बनेगा। अब हम कोई एक को लेते, कोई भी एक को, या तो बीटा 1 ले लेंगे या बीटा, तो न्यूमेरिकली चलते हैं, तो बीटा 1 लेते हैं। बीटा 1 को हम लिख सकते हैं, बीटा 1 को लिख सकते हैं क्या, बीटा 1 प्लस 0। ठीक, अब 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 का लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 2। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1। यहां पे डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे इसको, डायरेक्ट हम यही 0 नहीं लिख देंगे, एकदम ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं इसको। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 0 प्लस बीटा 2। अब ठीक, 0 प्लस बीटा 2, 0 प्लस बीटा 2 का मतलब क्या हो गया कि बीटा 1 प्लस इज इक्वल टू बीटा 2। मतलब जब भी बीटा 1 बीटा 2 इक्वल हो गया, मतलब दोनों बराबर है, मतलब कि एडिटिव इनवर्स क्या है, यूनिक इन नेचर। ठीक, अगला है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक। अब इसमें क्या करें, सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग क्या मान लेते हैं कि अल्फा एक क्या है, रियल नंबर है, और इसका 2 पॉसिबल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो कि बीटा 1 है और बीटा 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर से याद करवा देते हैं कि अगर 2 था तो 1/2 होगा, 2 इंटू 1/2 1 देगा, वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों पॉसिबल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अल्फा इंटू B1 इक्वल टू 1 देगा, अल्फा इंटू B2 इक्वल टू 1 देगा, दोनों ही 1 देगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक को उठाते हैं, कोई भी एक को उठाते हैं, मतलब बीटा वन को ही उठाते हैं। बीटा वन को क्या लिख सकते हैं, बीटा वन इंटू वन, वन के जगह पुट करेंगे नीचा टू वाला, इसका मतलब बीटा वन क्या हो गया, क्या हो गया, बीटा वन इंटू अल्फा बीटा टू। तो हम इसको तो लिख ही सकते हैं बीटा वन इंटू अल्फा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बीटा टू। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा बीटा वन इंटू बीटा टू। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा वन क्या है, वन है, वन इंटू बीटा टू। इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू। मतलब ये जब बराबर हो गया मतलब दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, मतलब प्रूफ क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक। So that's the wrap for today. I hope you like the video. This type of videos will only be uploaded on Saturday and Sunday. Thank you so much. Have a great day and do suggest how I am teaching graduation mathematics. Thank you so much. Have a great day and do subscribe my channel.